5-0 से क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है स्क्रीन पर बीजेपी। तो मान सकते हैं कि जितने राउंड हो चुके हैं, 2 कैंडिडेट चुनाव जीत भी चुके हैं, तो ये जीत में तब्दील हो सकते हैं रुझान। श्रीनिवास, उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में 5 प्रत्याशी एक बड़े मार्जिन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैं आंकड़ों के साथ इसमें बताना चाहूंगा, अगर हम टिहरी लोकसभा सीट से बात करेंगे तो माला राज्य लक्ष्मी शाह 1,43,215 वोटों से आगे चल रही है, यानी ये मार्जिन है। इसके अलावा दूसरी है पौड़ी लोकसभा सीट से, जहां अनिल बलूनी है 1,01,157 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर अल्मोड़ा सीट की बात करें तो 1,81,034 वोट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा नैनीताल, जहां पर सबसे बड़े मार्जिन के साथ अजय भट्ट, जो कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, तो ऐसे में वो सबसे बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं 2,70,332। हरिद्वार लोकसभा सीट में जरूर मार्जिन कम है, 71,736 वोटों का मार्जिन यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपनी बढ़त बना करके चल रहे हैं। तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अब जो वोटिंग की जो काउंटिंग है वो लगातार अब उस दौर में पहुंचने वाली है जहां पर अब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। यानी आधे घंटे के अंतराल में अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के नतीजे घोषित हो जाएंगे। तमाम जो चरण है उसकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी, यानी 5 प्रत्याशियों की हम बात करें, बड़े मार्जिन से यहां पर अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। केवल हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत महज 71,000 की लीड लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी 1 लाख से ऊपर की लीड लेकर के भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार सीट में रावत वर्सेस रावत, पूर्व मुख्यमंत्री का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे से हो रहा है। वहां 71,000 की लीड, लेकिन वो भी कम लीड नहीं है। लेकिन आपका कहना सही है कि लीड जब 1 लाख से ऊपर और 2 लाख से ऊपर हो तो उसमें 71,000 की लीड थोड़ी कम दिखाई देती है। राउंड ज्यादा नहीं बचे अब, क्योंकि दोपहर का 2:30 बज चुका है। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं राउंड वहां। तो यह माना जा सकता है कि बेशक फाइट में हरिद्वार सीट आपके नजरिए से हो, लेकिन 71,000 की लीड मेरे नजर में कम नहीं है। तो मान सकते हैं कि जो बची सीटें हैं 2 के अलावा वहां पे अब जीत दर्ज कराई जा सकती है और एक बार तीसरी बार 5-0 की हैट्रिक बीजेपी वहां लगा सकती है। देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती थी। इससे पहले के चुनाव में हम देखें, एक बार 5 लोकसभा सीटें जब कोई राजनीतिक दल ले जाता है तो दूसरी बार उसके सामने चुनौती होती है उसी बात को दोहराना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को करके दिखाया। 2014 में भी 5 लोकसभा सीट लेकर गई, 2019 में भी 5 लोकसभा सीट पार्टी लेकर के गई है, क्योंकि मोदी मैजिक का जो असर था वो ग्राउंड पर नजर आ रहा था। तीसरी बार सबसे बड़ी चुनौती होती है कि तीसरी बार प्रत्याशियों को जिताना, यानी एक बार फिर से सरकार ले आना, ये अपने आप में चुनौती है। भले ही 400 पार का नारा दे रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक भी इस बात को मानते थे कि तीसरे टर्म में किसी भी व्यक्ति विशेष के रूप में किसी पार्टी को एक बार फिर से रिपीट कराना अभी तक के इतिहास में तो नहीं है। इसको लेकर के उत्तराखंड के परिदृश्य में अगर योगेंद्र जी बात की जाए तो 5 प्रत्याशी, यानी भले ही टिकट काट करके एक बार फिर से नए लोगों को भी मौका दिया गया, लेकिन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अगर 5-0 से आगे बढ़ रही है तो यह अपने आप में बड़ी चुनौती थी और इस बड़ी चुनौती को बड़ी आसानी से पार पा रही है, वो भी बड़े मार्जिन के साथ। यह जरूर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने जो वोटों का ध्रुवीकरण था उसको नहीं होने दिया, अपने वोटरों को, अपने कैडर को एकजुट होने में कामयाबी पाई है, जिसका नतीजा है कि बड़े मार्जिन के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। दामी की जो स्ट्रेटेजी बनी रही, हम जब जिक्र करते थे तो आप अक्सर कहा करते थे कि कूल होकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका एक ही है कि वोट का बिखराव नहीं होने देंगे और जो डाइवर्ट होगा वोट, अगर एंटी इनकम्पेंसी जैसी स्थिति भी वहां बनती है तो उसे रोकने की कोशिश में काफी हद तक ये कहा जा सकता है कि सफल हुए हैं धामी। पुष्कर सिंह धामी ने जो रणनीति बनाई और उन्होंने कहा कि चाहे टिकट में हो, जिन लोगों का टिकट कटना था उनका टिकट कटवा दिए और वोट का जो बिखराव था उसे रोकने में सफल हुए हैं धामी। योगेंद्र जी, ये आपने
आपने बड़ी बात कही है कि देखिए उत्तराखंड के लिहाज से हम बात करते हैं, क्योंकि जो सिनेरियो लगे हुए उत्तर प्रदेश में था वही उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सूझबूझ के साथ और बड़े मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपने टिकट काटे। टिकट काटने के साथ आपने देखा होगा कि हरिद्वार सांसद का टिकट कटा, पूर्व मुख्यमंत्री को मैदान में उतारा गया, संगठन को एकजुट करने का प्रयास किया गया, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी या मीडिया प्रमुख के तौर पर अनिल बलूनी को बकायदा राज्यसभा भेजने के बजाय उनको पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया और भारतीय जनता पार्टी के 3 जो सिटिंग है एमपी थे उनको बरकरार रखा गया, यानी 3 और 2 5 लोकसभा सीट के प्रत्याशियों को, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की कार्यकुशलता कहें या प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की कार्यकुशलता कहें या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मजबूत नेतृत्व कहें, कि तीनों तरीके से एक रणनीति बनाई गई कि उत्तराखंड में टिकट काटने के साथ साथ वोटों को बिखराव नहीं होने देना है, पार्टी के पक्ष में माहौल बने, पार्टी के पक्ष में लगातार कोशिश की। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में तमाम दुश्वारियां भी रही, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री लोगों से मिलते रहे, चुनाव प्रचार करते रहे। हालांकि प्रधानमंत्री उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जोन में आए, उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया और कहा है कि डबल इंजन की सरकार का लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड ने एक बार फिर से मोदी मैजिक पर अपना असर दिखाया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़ी जीत से या बड़े मार्जिन से जीतने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल है श्रीनिवास मेरा आपसे, सीनियर जर्नलिस्ट है, जो बीजेपी को सीटें मिलनी चाहिए थी, पड़ोसी राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है बीजेपी को। वहां पे समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पे बढ़त बनाए हुए, गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं, उसका इंपैक्ट यहां पे नहीं आया क्योंकि दोनों जुड़े हुए, उसी से टूट करके 5 सीटें और उत्तराखंड में चली गई हैं। और दूसरा, एनडीए को जो देश में एक स्थिति सामने दिखाई दे रही है कि 400 पार क्या 300 पार भी अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं, और बीजेपी को जो सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी सीट नहीं मिल रही, अकेले की दम पर सरकार भी बनाती दिखाई नहीं दे रही है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके का विश्लेषण हम लगातार कर रहे थे कि 400 पार का नारा भले ही दिया गया है, लेकिन 400 पार क्या वाकई में, जैसे मैंने कहा कि तीसरे टर्म में पार्टी को अपने प्रत्याशियों को यानी अपनी सरकार को वापस लाना सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश को भी बड़े बारीकी से देखा है और खासतौर पर प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री पहले खुद पीछे चल रहे थे। आप अंदाजा लगाइए, अगर विकास के एजेंडे को आप बनारस में देखते हैं तो क्या बनारस का वोटर विकास के एजेंडे पर साथ नहीं था? क्या बनारस का वोटर को यह नहीं मालूम था कि वो जिसको वोट कर रहा है वो प्रधानमंत्री को वोट जाएगा? तो प्रधानमंत्री को भी लीड लेने में वक्त लगा, कई राउंड की काउंटिंग के बाद प्रधानमंत्री आगे बढ़े। तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर एक बार फिर से, क्योंकि अगर मैं 2019 में आपको ले जाना चाहूंगा तो सपा और बसपा का गठबंधन था। आपने देखा होगा तकरीबन 27 और 28% का दोनों का वोट शेयर था। दोनों के वोट शेयर के आधार पर 54 से 55% वोट बनता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को फिर भी जीत मिली थी, यानी गठबंधन को जीत नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार बीएसपी ने अलग चुनाव लड़ा, गठबंधन हुआ कांग्रेस में और सपा में। सपा और कांग्रेस के गठबंधन में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट था उसने तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से तो आना ही नहीं था, वो सपा या कांग्रेस के पास जाता। लेकिन जो दलित वोट था वो सीधे तौर पर आरक्षण के मुद्दे को कहें या फिर वो अग्निवीर के मुद्दे को कहें या फिर वो तमाम तरीके के मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने सीधे तौर पर जोड़ने का प्रयास किया या सपा ने जोड़ने का प्रयास किया, वो सीधे तौर पर उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला बल्कि कांग्रेस और सपा को मिला। सपा को अगर हम कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन उसकी आग उत्तराखंड में नहीं फैली। यह जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है कि आज अपने दम पर सरकार बनाने के लिए उसको कयास लगाने पड़ रहे हैं कि क्या जो आगे का मार्जिन होगा अगले जो 2-3 घंटों में, क्या वो एक बार फिर से 5 सीटों की बढ़त बढ़ा लेगी या फिर 30 सीटें बढ़ जाएगी या 30 सीटें कम हो जाएगी। तो इस आकलन पर आपने देखा होगा कि अभी यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलट जाएंगे या चंद्रबाबू नायडू के लिए कुछ और संभावनाएं बन सकती है या नवीन पटनायक कुछ और कर सकते हैं। तो ये तमाम दुश्वारियां हैं जो राजनीतिक में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहा नहीं जा सकता है। सत्ता में अपनी शर्तों के साथ आना, किस रूप में आना चाहिए और कहां पर उनको अपनी सत्ता आगे बढ़ती नजर आएगी, उसको लेकर के आधार बना करके कुछ भी हो सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बने और विपक्ष भी, इंडिया गठबंधन भी कोशिश कर रहा है कि सरकार बनाने में हर समय
को अगर जोड़ तोड़ भी करना पड़े तो वो भी करेंगे, क्योंकि अब एक देखिए इस चुनाव में, इस वोटिंग में या इस काउंटडाउन से इतना जरूर है कि कांग्रेस को या विपक्षी गठबंधन को एक बल जरूर मिल गया है कि अगर हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हम एनडीए को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। और ये अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आया तो ये हर चुनाव में आपको नजर आएगा, और ये एक बड़ा संदेश यहां पर जरूर देने में कामयाब विपक्ष रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी देहरादून से श्रीनिवास पंत हमारे साथ में जुड़ रहे थे। एक बड़ा सवाल उन्होंने सियासी गलियारे में छेड़ दिया जो दिखाई भी दे रहा है कि अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि एनडीए ने कल यानी कि बुधवार को बैठक तो बुलाई है, लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी क्या चंद्रबाबू नायडू एक भरोसेमंद